बच्चों, हम लोगों ने अभी तक के वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग जो है उसको कंप्लीट समझा दिया है। आप लोग अपना मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड में रखें बेटा, और ईयरफोन जो है आप लगा के रखिए कान में, तो आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आएगा। आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उतना ही अच्छी तरह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस। कंप्लीट सेल का मॉनिटर है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक के बारे में आप जानते हो, उसने सेल वॉल, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हम चार चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद में हम देखते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, एंड सबसे फर्स्ट हम जिसकी बात करेंगे वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे फर्स्ट हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उससे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ कि न्यूक्लियस कितने होते हैं। नॉर्मली पर सेल 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम में आप देखते हो कि बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। और मैनी न्यूक्लियस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप पढ़ते हो सिनोसाइट, सिंसाइटियम, अभी रिवाइज में इतना नहीं बता रही हूँ मैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है निमेटोड्स में। एस्केरिस के अंदर, एस्के हेलमिंथेज ग्रुप में हमने पढ़ी है कि कैसी होती है बेटा, उसकी जो स्किन वाली जो है वो कैसी कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट इन, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो मैच्योर मैमल्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट के अंदर, जब इरिथ्रोसाइट या आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब और में इसका एक्सेप्शन है मैमेलियंस के अंदर कैमल और लेमा। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो फ्लोएम है, आप इसको पढ़ते हो वेस्कुलर बंडल के अंदर प्लांट एनाटॉमी में, तो फ्लोएम का जो एलिमेंट है सी ट्यूब, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपने पढ़ा है सी ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अब हम सबसे फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, कैरियोथिका के बारे में, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। न्यूक्लियर सेल का लार्जेस्ट कंपोनेंट है। ऑर्गेनल्स में आपको मालूम है लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है, देन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में, एनिमल सेल में लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। और लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियस को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 झिल्लियां हैं। ऑर्गेनल्स में, कोशिकांग में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में 2 झिल्लियां थी। न्यूक्लियस में बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रकीय अवकाश। स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो है 10 to 50 नैनोमीटर का ये स्पेस होता है। आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन जो है किस ऑर्गेनल के साथ में अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो ऑर्गेनल जुड़ी हुई होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा आउटर सरफेस पर आपको राइबोसोम भी दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रिवाइज में हम इतना ही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होती है, आउटर ईआर के साथ में जुड़ी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर हम और बात करेंगे न्यूक्लियर पोर की। ये डायग्राम देखिएगा बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस है वो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर आपको कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं पोर्स। इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है। मेन चैनल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज न्यूक्लियर पोर। ये गेट है बेटा, जिसमें से साइटोप्लाज्म में से कोई चीज कहां पर आ जाएगी, आरएनए प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म से जो बन रहा है जैसे राइबोसोमल आरएनए या मैसेंजर आरएनए, सब कहां पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियर पोर जो है ये चैनल है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में।
इसके बाद में आपको इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, हम यहाँ पर भी न्यूक्लियर पोर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर पोर के बाहर मैंने रेड कलर से जो शो किया है बेटा, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की बनी एक रिंग है और इस रिंग को हम बोलते हैं एन्युलस। ये जो रेड कलर से शो किया है ये क्या है? एन्युलस। आपने एन्युलस वर्ड सुना है, जब भी रिंग वर्ड यूज किया था, जैसे अर्थवॉर्म में हमने यूज किया था, तो कौन सा वर्ड यूज होता है? एन्युलस, जिसका मतलब होता है रिंग। और ये एन्युलस किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का। तो न्यूक्लियर पोर प्लस एन्युलस दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है या केंद्रक छिद्र कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है न्यूक्लियर पोर का और एन्युलस का। हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या काम कर रहा है। तो जो आरएनए है और प्रोटीन है, इसका दोनों डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ये मूवमेंट जो है ये कहां से होकर होगा? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या क्या है? न्यूक्लियर पोर है और उसके बाहर जो रेड कलर से शो किया है वो है एन्युलस। एन्युलस किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का। कहां पर है न्यूक्लियर पोर? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जिसकी आगे हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड था उसको मैंने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। आपको मालूम है ऐसे न्यूक्लियोटाइड एटीपी कई साइज जो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म में। ऐसे कंपोनेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या एम्बेडेड रहता है, क्या क्या धंसा हुआ रहता है। तो एक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। हिंदी में से कहा जाता है केंद्रिका। जब हम पढ़ते हैं विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो राकेश जो हम पढ़ते हैं राइबोसोम, के से केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है और राइबोसोम की फैक्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियोलस केंद्रिका। तो आरएनए का सिंथेसिस जो है जिससे बने हुए हैं राइबोसोम। राइबोसोम किसके बने होते हैं बेटा? सोचो, आरएनए प्लस प्रोटीन के। तो जो राइबोसोमल आरएनए उसका सिंथेसिस कहां पर हो रहा है, कहां पर बन रहे हैं? ये न्यूक्लियोलस में। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, जो बना हुआ होता है प्रोटीन का, डीएनए का और आरएनए का। सबसे ज्यादा 85% इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। और उसके बाद में देन आरएनए 10% और फिर डीएनए प्रेजेंट होता है 5%। तो न्यूक्लियोलस, फोंटाना, बोमेन, ये सब आप याद कर लेना बेटा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है साइंटिस्ट, तो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट मैं बोर्ड पर जरूर मेंशन कर रही हूँ। क्रोमेटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो मटेरियल कौन सा है? क्रोमेटिन। ध्यान रखिएगा, क्रोमेटिन। यही आगे कंडेंस फॉर्म हो जाएगी इसकी, तो सबको क्या कहेंगे हम? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल जो है पूरे न्यूक्लियस में, पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके अंदर रहती है वो क्या है? क्रोमेटिन। टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है? फ्लेमिंग। क्रोमेटिन टर्म फ्लेमिंग ने दी थी। क्रोमोसोम वर्ड वाल्डेयर ने दिया था, आगे डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की, वो आगे हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्रोमेटिन क्या है? ये है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। और यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय किसमें चेंज हो जाते हैं? क्रोमोसोम। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। आगे का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम, जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम केमिकली देखें, क्रोमेटिन को हमने कह दिया कि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में हम केमिकली इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या क्या दिखता है हमें? डीएनए। प्रोटीन 2 टाइप के, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, और साथ में ही आरएनए। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। और प्रोटीन 2 टाइप के, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करें। एक बार फिर से इसको मैं आपको समझा रही हूँ, केंद्रक को या न्यूक्लियस को। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अब अच्छी तरह सुनिएगा, सब कुछ मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। केंद्रक, खोज का श्रेय, डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक। सेल वॉल रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट ब्राउन है।
केंद्रक की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस होते कितने हैं पर सेल। पर सेल न्यूक्लियस कितना होता है बेटा? 1। बट पैरामीशियम में कंडीशन मिलती है 2 केंद्रक, 2 न्यूक्लियस बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और कुछ सेल्स ऐसी होती है, कुछ एनिमल्स के अंदर, लोअर एनिमल्स जो है पैरासाइट्स हैं, उसके अंदर कंडीशन मिलती है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जैसे निमेटोडा के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, स्क्रीज फंजाई में भी हम लोग देखते हैं। तो ये हमने नंबर्स की बात करी। और न्यूक्लियस एब्सेंट इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा है कि न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? मैमल्स आरबीसी नहीं, हमें ध्यान रखना है जब मैमल्स आरबीसी मैच्योर हो जाती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वैसे भी आपको मालूम है रेड ब्लड सेल, यूरोसाइट में सारी ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट हैं। तो नॉन न्यूक्लियस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हो। सी ट्यूब एलिमेंट जो आप पढ़ते हो, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। सी ट्यूब के अंदर कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद में न्यूक्लियस में हमने यहाँ पर सिंपल बात की, उसके नंबर्स की बात कर ली है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ में ज्वाइन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको शो है डायग्राम के अंदर। और दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या कह रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। 10 to 15 नैनोमीटर, इतना सा आप याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी ने भी दिया है इसको। इसके बाद में न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा गया है क्रोमेटिन। और ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की जब भी हम बात करते हैं तो बात करते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन आपको फिर से याद दिला रही हूँ, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जिसका मेन रोल होता है सेल डिवीजन में, और यहीं पर सिंथेसाइज होता है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। और ये बने हुए होते हैं प्रोटीन, डीएनए और आरएनए की। क्रोमेटिन मेन जेनेटिक मटेरियल, मैंने बताया आपको कि क्रोमेटिन है जो बना हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन। ये कैसे फाइबर्स होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। और सेल डिवीजन के समय कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे? क्रोमोसोम, जिसको हमें आगे पढ़ना है, क्रोमोसोम। और केमिकली इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे थे किसके बने हुए? डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन 2 टाइप के हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। हमने न्यूक्लियर एनवेलप में एक बात और की, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की जो मेन चैनल है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में याद रखिएगा। न्यूक्लियर पोर के बाहर जो मैंने रेड कलर से शो किया है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन का बना हुआ एन्युलस, और दोनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसका फंक्शन होता है दोनों डायरेक्शन के अंदर आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट जो होता है वो किससे होता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम की। क्रोमेटिन हमने पढ़ा, क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स कलर्ड और सोम मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है स्ट्रासबर्गर को। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम क्रेडिट गोज टू स्ट्रासबर्गर, और टर्म प्रपोज्ड बाय वाल्डेयर। याद रखिएगा 2 साइंटिस्ट, स्ट्रासबर्गर को खोज का श्रेय जाता है और शब्द देने वाला साइंटिस्ट था वाल्डेयर। क्रोमोसोम हमारी हर सेल के अंदर, ह्यूमन सेल की हम बात करते हैं तो हमारी हर सेल में कितना डीएनए जो है 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड प्रेजेंट होता है। आप सोचिए कितना, मतलब हमारी सेल कितनी छोटी सेल के अंदर न्यूक्लियस, जिसको हम माइक्रोस्कोप की से देख सकते हैं, हम इसको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं न्यूक्लियस को। उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल, सोचिए कितनी ज्यादा उसकी कॉइलिंग होगी, कैसा थ्रेड उसके अंदर जो है डीएनए का 2 मीटर से हमारी हाइट से भी ऊपर जो है बेटा, उसके अंदर जो है इतना डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं? हमने पढ़ा था क्रोमेटिन का केमिकल स्ट्रक्चर, डीएनए, आरएनए, 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। एंड क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का जो संगठित रूप है उसे ही हम क्या कह रहे हैं?
क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। याद रखिएगा बेटा, क्रोमेटीन बने हुए होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः, और वैसे केमिकली हम इसको देखें तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। हम यहाँ पर समझेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। डायग्राम बनाया है मैंने, मेटाफेज क्रोमोसोम नहीं बनाया है। स्पेस के हिसाब से आपको जो है क्रोमोसोम का डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसके तो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पेलिकल प्रोटीनस स्ट्रक्चर, जो मेन क्वेश्चन बेसिस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्रोमोसोम के अंदर आपको मेन, एक तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, कहीं पर एक जगह पर क्रोमोसोम थोड़ा सिकुड़ गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे फॉर्मेशन होता है सेंट्रोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपको मालूम है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर कहाँ पर अटैच होते हैं? तो सेंट्रोमियर, क्योंकि उस समय काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं था। सेंट्रोमियर के बाहर जो आपको ब्लू कलर से मैंने शो किए है, वैसे कंप्लीट ब्लू है, पर ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये है प्रोटीन की डिस्क, और इस प्रोटीन डिस्क को हम कहते हैं काइनेटोकोर। अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में है तो आपका फर्स्ट आंसर क्या राइट होगा? स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट साइट काइनेटोकोर। पर अगर काइनेटोकोर नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन किससे हुआ है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से, प्राथमिक संकीर्णन से फॉर्मेशन होता है सेंट्रोमियर का। हिंदी में जिसे कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु। आप याद रखिएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सेंट्रोमियर इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और इसके बाद में हम देखते हैं कि सारे क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जरूर होता है, प्राथमिक संकीर्णन जरूर होता है, पर कुछ क्रोमोसोम में इसके अलावा एक और संकुचन, एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। द्वितीयक संकुचन सारे क्रोमोसोम में नहीं होता है, कुछ ही क्रोमोसोम में होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी क्रोमोसोम में होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ ही क्रोमोसोम में होता है, जिससे फॉर्मेशन होता है NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो साइट होती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की साइट, वो होती है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में ये जो आपको क्रोमोसोम का पार्ट दिखाई दे रहा है, जो द्वितीय संकुचन के पश्चात गुणसूत्र का बचा हुआ भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं सैटेलाइट। याद रखिएगा बच्चों, इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? सैटेलाइट। और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट है उन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। उन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है? उन्हें कहा जाता है सेट क्रोमोसोम। तो सेट क्रोमोसोम द्वितीय संकुचन के पश्चात बचा हुआ भाग क्या कहला रहा है? सैटेलाइट। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि प्राथमिक संकुचन और द्वितीय संकुचन में क्या डिफरेंस है। द्वितीय संकुचन की एक फिक्स जगह होती है, प्राथमिक संकुचन की एक फिक्स स्पेस नहीं होता है। इसकी स्टेनिंग की जा सकती है, सेंट्रोमियर में इसको स्टेन नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद में ये जरूर होता है प्राथमिक संकुचन, द्वितीय संकुचन जरूरी नहीं है कि सारे क्रोमोसोम में हो, कुछ ही क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, वो है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमेटा, सिंगुलर प्लूरल, और ये ही जीन कंटेनिंग कॉइल्ड पार्ट है क्रोमोसोम का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होती है? क्रोमोनीमा के अंदर। बाकी तो सारा फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, क्रोमोसोम का आउटर मेम्ब्रेन पेलिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इसका? क्रोमोनीमा। और इसमें जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, बीडेड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बीडेड पार्ट को क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो बीडेड पार्ट जो है, और ये बीडेड पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर, क्रोमोमियर्स। ओके ना। और एंड ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के अंतिम किनारे, गुणसूत्र के सिरे, इसे हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर, जिसमें एंजाइम होता है टीलोमरेज, जो इसको कोलैप्स होने से बचाता है। आपको मालूम है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये एंजाइम क्या होता जाता है बेटा? कम, मतलब जो एजिंग जो होती है वो इसी के इफेक्ट के कारण होती है। ठीक है, बात करते हैं
अब इसके क्रोमोसोम की टाइप्स की, वैसे तो हम इसके 7 पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लासरूम के अंदर, पर मैंने मेन पॉइंट्स आपको फिर से रिवीजन के अंदर सिर्फ मेन पॉइंट को डिस्कस किया है। बाकी पेलिकल क्या है, मैट्रिक्स क्या है, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड की बात मैं सेल डिवीजन में और कर लूंगी हाफ क्रोमोसोम की। और वैसे आपको मालूम है सेंट्रोमियर, ये दो क्रोमेटिड को यानी जो दो हाफ क्रोमोसोम को अटैच करने का भी काम कौन करता है, सेंट्रोमियर। सैटेलाइट के बारे में, एनओआर के बारे में हमने समझा है, नोट्स आपके से कंप्लीट है, उनको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और ये सारा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया है, आपको रिवाइज करा दिया, आप साथ में याद कीजिए, मेरे साथ साथ आप रिवीजन करते रहिए, तो आपके एग्जाम तक बहुत अच्छी तरह से टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स, पहले भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, हमें अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे थोड़ा सा पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, मैं ऊपर से नीचे नहीं आ रही, नीचे से ऊपर जा रही ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। टीलोसेंट्रिक, यहाँ पर देखिएगा ये ग्रीन कलर से मैंने किसकी पोजीशन को शो किया है, ये मैंने बताया है सेंट्रोमियर। कैसे दिखाई दे रही है आपको सेंट्रोमियर की पोजीशन इस डायग्राम के अंदर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है ये है सेंट्रोमियर। और ये आप देख रहे हो कि सेंट्रोमियर कहां पर, बिल्कुल एंड पर, टर्मिनल पोजीशन पर है, टिप पर है। इस तरह के क्रोमोसोम को कहा जाता है टीलोसेंट्रिक। हिंदी वर्ड बहुत टिपिकल होता है बेटा, अंत केंद्री ये शब्द यूज में नहीं आते हैं, आप याद रखिएगा टीलोसेंट्रिक। और जिसका शेप हम बोलते हैं, कैसा शेप है, ये आई शेप। अगर ऐसा देखा जाए तो ये आई शेप हो गया। अब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन को हम थोड़ा सा एंड से और इधर ले आए, आप देख रहे हो थोड़ा सा, ये यहाँ पर एंड था और ये यहाँ पर पहुंच गया, इसमें तो ओनली वन आर्म है। ये जो सेंट्रोमियर होता है, अगर हम क्रोमोसोम का वो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि क्रोमोसोम की जो आर्म्स है वो कौन सी है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो क्रोमोसोम मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, ये जैसा आपको दिख रहा है क्रोमोसोम, ये इसकी आर्म्स है, कितनी आर्म्स है, 4 आर्म्स है, 1 सेंट्रोमियर है, 4 टीलोमियर्स है। तो ये जो है ये क्या है, क्रोमोसोम की आर्म, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। इसमें तो एक ही तरफ है बेटा, आर्म आपको दिखाई दे रही है। तो ये सेंट्रोमियर बिल्कुल कहां पर है, टिप के ऊपर है, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर है। अब ये टिप से थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया, सेंटर की तरफ आ रहा है, पर टिप के बिल्कुल पास में है। ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर इस टाइप के क्रोमोसोम को कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। हिंदी में अग्रबिंदु का आता है, जो शब्द बच्चे याद नहीं करते हैं। ये किस शेप का हो जाता है, जे शेप, क्लोज टू द एंड ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, क्लोज टू द एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये है एक्रोसेंट्रिक। फिर थोड़ा सा मिडिल की तरफ आ रहा है, बीच की तरफ आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा बीच से दूर है, और ये शेप हो जाता है एल शेप, जिसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। हिंदी वर्ड उपमध्य केंद्रीय, बट सब मेटासेंट्रिक, जो स्लाइड अवे फ्रॉम मिडिल। पोजीशन सेंट्रोमियर की कैसी है, सेंट्रोमियर स्लाइड अवे फ्रॉम मिडिल, और बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रोमियर, बिल्कुल सेंटर में मिड पोजीशन के अंदर है। शेप कैसा हो जाता है, वी शेप क्रोमोसोम है, और इसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्र की गुणसूत्र, मध्य केंद्रीय सेंट्रिक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ऑन द ऑर्डर सेंट्रोमियर नहीं है तो एसेंट्रिक, अगर एक सेंट्रोमियर तो मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, ऑन द बेस ऑफ नंबर, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। फिर से बेटा रिपीट कर देती हूँ, बहुत ज्यादा इंग्लिश में अगर कुछ हुआ है तो मैं फिर से हिंदी में भी बता देती हूँ। क्रोमोसोम की बात हमने करी है, गुणसूत्र की हमने बात की है। खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को शब्द देने वाला वैज्ञानिक है वाल्डेयर। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद में जब हमने इसकी संरचना की बात करी तो प्राथमिक संकुचन या सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, प्राथमिक संकुचन होता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आगे बहुत आपको जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो सेंट्रोमियर जो है मूवमेंट के लिए, और आप काफी कुछ इसके बारे में पढ़ोगे, स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट साइट, ये मैं आपको सेल डिवीजन में बताऊंगी।
ओके, देन मैंने बात की आपकी कि इसी सेंट्रोमियर के बाहर जो प्रोटीन की डिस्क होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, एक्चुअली अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद में रहता है कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, द्वितीयक संकुचन भी होता है, जरूरी नहीं कि सारे क्रोमोसोम में, कुछ क्रोमोसोम में होता है। और इसके बाद में जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट है उन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट किसके लिए होती है, केंद्रिका के निर्माण के लिए होती है, न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के लिए होती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। जो कहां पर मिलता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट, कहां पर, किस किस क्रोमोसोम में, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, अगर हैप्लॉइड नंबर देखोगे तो 23 पेयर, जिसमें से एक पेयर फादर से मिलता है और एक पेयर मदर से मिलता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर डिप्लॉइड नंबर देखा जाए तो कितने हैं, 46। हमारी हर सेल में कितने क्रोमोसोम है, फिक्स नंबर होते हैं हर स्पीशीज में क्रोमोसोम के, जो आगे मैं बात करूंगी कैरियोटाइप के अंदर। तो हैप्लॉइड नंबर कितना है, 23 पेयर, और डिप्लॉइड नंबर कितना है, 46। हमारी हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर, जिसमें से आधे हमें किससे मिले, मदर से, और आधा किससे मिले, फादर से। तभी तो हमारी जो गुण हैं वो सारे किससे, हमारे कैरेक्टर किससे, आधे फादर से मिले और आधे मदर से, होमोलोगस क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, हमारी हर सेल डिप्लॉइड है, ओनली गैमेट्स को छोड़ दिया जाए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिससे मियोसिस से नंबर हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन, ये कौन से क्रोमोसोम पर मिलता है, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर एंड 22 नंबर पर ये मिलता है। इसके बाद में बात की मैंने मेन जेनेटिक मटेरियल, जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से जो शो किया है, क्रोमोनिमा, जिस पर जीन कंटेनिंग पार्ट जो है वो कौन सा है, मेन जेनेटिक पार्ट कौन सा है, क्रोमोनिमा। और इसके अंदर जो बीडेड स्ट्रक्चर्स को मैंने बताया है क्रोमोमियर्स, जहां जहां पर भी इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बाइंड हो रहा है वो पार्ट बीडेड पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। देन मैंने इसके टाइप्स आपको बता दिए हैं, इसके जो प्रकार है गुणसूत्रों के वो आपको बता दिया है। टीलोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिल्कुल एंड पर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है, बिल्कुल एंड पर। एक्रोसेंट्रिक में एंड के पास है ना, और इसका जो सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा हटके है, स्लाइड अवे फ्रॉम मिडल, और मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर में। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्रोमोसोम आपने देखा है, इसे क्वेश्चन है कि आर्म रेशियो, मैक्सिमम आर्म रेशियो कौन से क्रोमोसोम में होगा, बेटा सोचिए। आर्म रेशियो का मतलब होता है लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का रेशियो किसमें मैक्सिमम होगा, सोचिए किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो दोनों बराबर है आर्म्स, इसमें सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, एक्रोसेंट्रिक में। मैक्सिमम आर्म रेशियो जो है वो किसके अंदर मिल रहा है बेटा, एक्रोसेंट्रिक में। एक आर्म छोटी है और एक बड़ी है, ये निकाला था लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का रेशियो। देखिएगा बेटा, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा स्कोर ताकि आपको रेशियो जो है दिखने में और अच्छी तरह समझ में आ जाए, पर ऐसा नहीं है मेटा हो जाए। धीरे धीरे हम सेंट्रोमियर पोजीशन को एंड पर, एंड से फिर थोड़ा सा और बीच की तरफ लाए, फिर और बीच की तरफ लाए, बिल्कुल सेंटर में आ गए। इसलिए मैंने आपको नीचे से ऊपर की तरफ समझाया है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हमने समझा। अब जो क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कौन से स्टेज में की जाती है, ये आप स्टेज पढ़ोगे सेल डिवीजन में, आपने पढ़ रखी है मेटाफेज, बेस्ट स्टडी फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि इस समय क्रोमोसोम कैसे आते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं हम क्रोमोसोम की मेटाफेज में। याद रखिएगा, कैरियोटाइप की स्टडी पर क्वेश्चन आता है तब भी आपका आंसर क्या आएगा, मेटाफेज। ओनली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शेप ऑफ क्रोमोसोम इज IVJL, अगर क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर आता है एनाफेज। ओनली शेप के लिए, शेप यानी आकृति, और बाकी जितने भी कैरियोटाइप है, मॉर्फोलॉजी, इसकी स्टडी हम कौन से स्टेज में करते हैं, मेटाफेज में। एक टर्म यूज करते हैं जीनोम, दैट इज जीनोम। जीनोम क्या है बेटा, गैमेट में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोम। जैसे हमारे गैमेट में कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर, 23, तो ह्यूमन बीइंग का जीनोम क्या है, 23, पी पाइसम सटाइवम। उसमें हैप्लॉइड नंबर कितने होते हैं, 7, उसका जीनोम क्या है,
7। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए गैमेट इज नॉन एज जीनोम और हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग का जीनोम क्या होगा? 23। देन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में मतलब कैरियोटाइप की स्टडी को भी हम कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियोटाइप क्या है? जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मार्फोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड है? गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या आ जाते हैं? क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आपको पूरी टेबल दी है नोट्स में, जिसमें आप क्रोमोसोम के नंबर अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। प्लांट सेल में सबसे कम किसके हैं? जैसे हैप्लोपेपस ग्रेसिलस के। अगर प्लांट्स की बात करें फंजाई में तो म्यूकर के हैं बेटा। और जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफियोब्लॉसम रेटिकुलम के। और उसके बाद में एनिमल्स के अंदर देखिएगा कि क्रोमोसोम नंबर के जो टेबल दिए उसको आप अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। मार्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, उसका रिलेटिव साइज क्या है, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, और क्रोमोसोम की जो आर्म्स है, मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम की आर्म्स उसकी लेंथ क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में, बेंडिंग और डिटेल में हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी स्टडी किस में की जाती है? कैरियोटाइप में। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आ जाती है ईडियोग्राम। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ईडियोग्राम क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप अगर डायग्रामेटिकली देखें, उसका आरेखीय निरूपण देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ईडियोग्राम। दोनों में फर्क है। कैरियोटाइप में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ईडियोग्राम किया जाता है। और ये कैरियोटाइप का यूज जो है वो क्या आता है? कोई भी क्रोमोसोमल एब्रिएशन हो, कोई फ्लॉइडी हो, इसको देखने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। तो ईडियोग्राम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कैरियोटाइप का। और अगर इसकी और डिटेल बात करते हैं हम, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं तो किस ऑर्डर में किया था? डिक्रीजिंग, सबसे लंबे सबसे बड़े क्रोमोसोम ऊपर और फिर नीचे छोटे क्रोमोसोम, मतलब लार्जेस्ट से किस साइज पर जाते हैं? स्मॉलेस्ट साइज पर। तो व्हाट इज ईडियोग्राम? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। काफी कुछ रिवीजन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप क्रोमोसोम को अपने नोट्स में से अच्छी तरह से पढ़िएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल डिवीजन में और बात कर लेंगे हम क्रोमेटिड्स की, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सब यूज होंगे बेटा। और लास्ट आपका बच गया था माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय, जिसके ऊपर एक झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था GERM, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज। प्लांट सेल में भी मिलती है और एनिमल सेल में भी। 3 हम पढ़ रहे हैं मेनली। स्फेरोसोम जो ओनली किसमें मिलती है? प्लांट सेल में। और इसका फंक्शन क्या है? लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस। इसकी साइड लिपिड का स्टोरेज, लिपिड का सिंथेसिस हमने और कहाँ पढ़ा था? याद करो बेटा। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी साइड क्या है बेटा? स्फेरोसोम। सेल के अंदर हम पॉइंट्स इसका डायग्राम शो कर देते हैं, जैसे ग्राउंड नेट के अंदर भी हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पर ऑक्सीसोम। ये इंग्लिश और हिंदी में वर्ड सेम यूज होते हैं। स्फेरोसोम को हिंदी में भी क्या कहा जाता है बेटा? स्फेरोसोम। कोई और वर्ड हो तो बेटा ध्यान नहीं है, बाकी जनरली जो है यही यूज किया जाते हैं। पर ऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जो है ये माइक्रोबॉडीज प्लांट सेल में भी मिलती है और एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में किससे लिंक्ड होती है? पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। जो हानिकारक टॉक्सिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको किस में चेंज कर देती है? वाटर एंड ऑक्सीजन में, कैटालाइज एंजाइम। और प्लांट के अंदर रिलेटेड होती है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। इसको हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में? जो एक हार्मफुल प्रोसेस है, C3 साइकिल के साथ में लिंक्ड प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें रुबिस्को CO2 की जगह पर किससे कंबाइन हो जाता है? ऑक्सीजन से। और 1 PGA मॉलिक्यूल का लॉस होता है हमें फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड वैसे 3 सेल ऑर्गेनेली होती है, बट मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कौन सी होती है? पर ऑक्सीसोम। 3 ऑर्गेनेली होती है फोटो रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीसोम। इसके अलावा पर ऑक्सीसोम का इन्वॉल्व जो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में भी होता है, बट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में भी मेन ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ध्यान है, अच्छी तरह से आपको आ रहा होगा समझ में। और नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हम बात कर रहे हैं, माइक्रोबॉडीज की बात कर रहे हैं, वो है ग्लाइऑक्सिसोम, जिसमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ग्लाइऑक्सिसोम में। ये ओनली कौन सी सेल से मिलती है? प्लांट सेल के अंदर मिलती है। ओनली फैटी सीड्स जैसे कैस्टर सीड के अंदर,
गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा के अंदर, कच्चे फलों में अनराइप फ्रूट्स के अंदर मिलती है, और ग्लाइऑक्सिसोम जिसमें चलती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज का सोर्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का सोर्स जो है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर किसी और चीज से फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। ये एग्जांपल है प्लांट में ग्लूकोनियोजेनेसिस का। और जो साइकिल होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो वसा अम्लों का निम्नीकरण केवल इनके भीतर ही होता है। तो किसके भीतर होता है, मेन ऑर्गेनली कौन सी होती है, ग्लाइऑक्सिसोम, जिसे फैट या वसा किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बोहाइड्रेट में। तो बेटा नेक्स्ट जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। सेल मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है कमेंट मतलब भेज सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ये रिवीजन क्लास थी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताया मैंने, पर जो बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पूरे चांस है कि क्वेश्चन इसी में से, अगर सेल का क्वेश्चन जो है इसी में से बनकर आ जाएंगे। बहुत डिटेल बेटा हम इतना डीप में भी नहीं गए हैं, पर ये आप लोग लास्ट में पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 11th एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास का बच्चे भी अगर ये सारे सेल के वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा है बेटा, तो आप जरूर देखिए इसको।